नमस्कार जी, इस पर अब आपके साथ मैं अदिति त्यागी। देश हित में हमारी स्पेशल कवरेज इजरायली एम्बेसी के पास जो धमाका हुआ है उसे लेकर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यही। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा आपसे करीब 15 मिनट पहले ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है कि उनकी इजरायल के विदेश मंत्री के साथ वो लगातार टच में हैं। उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि भारत में सुरक्षा इंतजामों को लेकर इजरायली एम्बेसी के पूरे तरीके से गंभीरता दिखाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने इजरायली एम्बेसी और इजरायली डिप्लोमेट्स की सुरक्षा को लेकर आश्वासन दिया है, उन्हें एश्योर किया है मामले की जांच चल रही है और नो एफर्ट विल बी स्पेयर्ड टू फाइंड द कल्प्रिट्स। उनका पूरा ट्वीट इंग्लिश में जल्दी से बता देती हूँ। स्पोक जस्ट नाउ टू इजरायली एफएम अबाउट द एक्सप्लोजन आउटसाइड द इजरायली एम्बेसी। वी टेक दिस वेरी सीरियसली, assured him of the fullest protection for the embassy and Israeli diplomats, matter under investigation and no effort will be spared to find the culprits। मेरे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल इस वक्त हमारे साथ। सिद्धांत सिब्बल, पहली बात, भारत के विदेश मंत्री इजरायली विदेश मंत्री के साथ लगातार टच में। इजरायल कह रहा है कि वो इसे एक्ट ऑफ टेरर के तौर पर ट्वीट कर रहा है। 29वीं सालगिरह, 29 साल हो गए भारत और इजरायल के संबंधों को, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, और उस दिन ये एक्सप्लोजन हुई है। सिद्धांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नई दिल्ली इलाके का अब्दुल कलाम रोड, शाम के 4:50 का वक्त। दिल्ली पुलिस की पीसीआर को जो कॉल मिलती है उस कॉल के हिसाब से यही जगह, जिस जगह की तस्वीर मैं आपको दिखाने का प्रयास इस वक्त कर रहा हूं, यही वो जगह है जहां पर एक धमाके की सूचना मिली। एक बम धमाके की सूचना बताई गई कि एक बम फटा है यहां पर, जिसके बाद पीसीआर यहां पहुंची और उसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन, इतना वक्त और इस वक्त के दरमियान यहाँ पर तमाम पुलिस टीमें, क्राइम ब्रांच की टीमें, तमाम इन्वेस्टिगेशन टीमें, बड़े वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब इस मामले की पूरी जांच की जा रही है। जो हिस्सा आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहा है, जहाँ पर तमाम पुलिस के लोग मौजूद दिख रहे हैं, वहीं पर अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए लोग पहुँचे हुए हैं। लेकिन फिलहाल एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, प्राथमिक जांच के हिसाब से जो चीज़ें पता चल रही हैं वो ये पता चल रही हैं कि इसी तरह के डिवाइडर के बीचों बीच एक बॉक्स था जिसमें एक बम फटा है, जिसमें एक ब्लास्ट हुआ है और उस ब्लास्ट के बाद यहाँ से कॉल गई है। हम आपको साथ साथ ये भी बता दें आज के दिन का रिलेवेंस क्या है। आज बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी चल रही थी। यहाँ से, जिस जगह हम मौजूद हैं, यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, 5 किलोमीटर की दूरी, जब नेविगेशन से हम लोग वहाँ बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी को कवर कर रहे थे और वहीं इस सूचना के मिलने के बाद जब हमने लोकेट करके यहाँ तक पहुँचने की कोशिश की और जब एड्रेस लगाया हमने इजरायली दूतावास का, जिस दूतावास के बाहर धमाके की सूचना मिली थी, तो वहां से ये रास्ता तकरीबन 1.5 किलोमीटर का है। इसलिए ये जगह और इस जगह के आसपास का 1 किलोमीटर का दायरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे वीवीआईपीज और बहुत सारी एम्बेसीज जो हैं वो यहाँ पर हैं। लेकिन फिलहाल जो इस वक्त की तस्वीर है वो ये बता रही है, जो तस्वीर आप पीछे देख पा रहे हैं उस तस्वीर के हिसाब से अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उस बॉक्स में जो ब्लास्ट हुआ है, उस बॉक्स में जो धमाका हुआ है, क्या वो मटेरियल था, इस बात की जांच की जा रही है। लेकिन हाँ, ये एक बात जरूर है कि इजरायली दूतावास से 100 मीटर के दायरे में एक सड़क के डिवाइडर के बीचों बीच वो बॉक्स था जिसमें वो ब्लास्ट हुआ है और फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश करके चीजों को जानने का प्रयास कर रही है। अपने सहयोगी कमर खान के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया, दिल्ली। और आपको हम लगातार ये भी बता रहे हैं एफएसएल की टीम वहां पर पहुंची हुई है, एनआईए की टीम पहुंची हुई है, दिल्ली पुलिस वहां पर है और दिल्ली पुलिस भी इसके आतंकी घटना होने से इनकार नहीं कर रही है। 2 घटना इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक आज का धमाका और एक धमाका 2012 का, जब इजरायली डिप्लोमेट को ही निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, यानी करीब 9 साल पहले की तस्वीर भी आप देख रहे हैं इस वक्त अपने स्क्रीन पर। मेरे 2 सहयोगी साथ में, नीरज गौड़ हमारे साथ हैं इजरायली एम्बेसी के बाहर से, वहीं से जहां पर यह धमाका हुआ है, और मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ हैं। नीरज गौड़, एक बड़ा सवाल जो इस वक्त हर किसी के जहन में है, लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन थी, लेकिन इसका नेचर क्या था वो आज भी इस वक्त भी सवाल बना हुआ है। आपकी एजेंसीज के अधिकारी वहां पर जो हैं, उनसे जो बात हो रही है उसे लेकर आपके पास क्या है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन? क्योंकि दिल्ली पुलिस भी ये कह रही है आतंकी घटना से इंकार नहीं किया जा सकता और इजरायल भी इसे एज एन एक्ट ऑफ टेरर के तौर पर ट्रीट कर रहा है।
जी बिल्कुल अदिति, मैं आपको बताऊं कि स्पेशल सेल के जो सूत्र हैं उनसे हमारी जांच हुई, उनसे हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि यहाँ मौके से कुछ स्टील के छर्रे इनको मिले हैं और अभी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और इसी के साथ में कुछ फ्लावर जो पॉट होता है उसके कुछ टुकड़े मिले हैं जो कि कांच जैसे हैं, वो उनको मिले हैं। और उसके बाद में जब हमने उनसे पूछा कि क्या ये कोई आतंकी हमला है, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि अभी हम जांच कर रहे हैं और आतंकी हमले से अभी हम इसको नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि अलग अलग एजेंसी के लोग मौके पर हैं। खास करके जो एंटी टेरर स्पेशल यूनिट है स्पेशल सेल की, वो मौके पर है, वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन अभी जो कि 10 से 12 सीसीटीवी फुटेज को जांच किया गया है और उसको एविडेंस के तौर पर देखा जा रहा है। और खास करके जो आसपास के लोग हैं उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उन्होंने किसी को यहाँ से जाते हुए देखा था, क्योंकि शुरुआती जांच में ये बात निकलकर सामने आई है। क्योंकि यहाँ पर कोई एक कार आती है और उस कार ने जो कि था आईडी उसको फेंका है, ये अभी शुरुआती जांच में निकलकर सामने आया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार वो डिवाइडर तक कैसे पहुंच गया, क्योंकि वहां पर एक के बाद एक जो कि कार वहां पर खड़ी हुई थी, एक के बाद एक 4 से 5 कारें खड़ी थी वहां पर, तो वहां पर वो कैसे पहुंच गया। तो उसके बाद में अभी बहुत कुछ शुरुआत में है, क्योंकि स्पेशल सेल के जो सीनियर अधिकारी हैं उनका कहना है कि इसको भी हम आतंकी हमले से अभी नकार नहीं सकते हैं। मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ है। जितेंद्र शर्मा, हम जिस धमाके के बारे में बात कर रहे हैं वो देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है। गणतंत्र दिवस को ज्यादा दिन नहीं हुए और जब ये धमाका हुआ है तब बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर चल रही थी। ये देखते हुए देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स उस सेरेमनी में मौजूद थे। और हम जिस जोन की बात कर रहे हैं वो हाई सिक्योरिटी जोन्स में आता है। एम्बेसीज के इर्द गिर्द, हाई कमीशंस के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होती है। ऐसे में जो सीसीटीवी फुटेज है वो किस तरफ इशारा कर रही है? देखिए अदिति, अगर हम इस पूरे सीक्वेंस को अगर आप समझे तो देखिए इजराइल ने साफ कर दिया है कि ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है, यानी कि उसको टारगेट किया गया है। अब इसकी बात को मानने की वजह जो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये हाई सिक्योरिटी जोन है, वीवीआईपी इलाका है। 26 जनवरी से 29 जनवरी तक जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो हाई अलर्ट पर रहती हैं। 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट हो रही थी, जहां पर राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और तमाम जो दूसरे मंत्री और अधिकारी थे वो मौजूद थे। वहां से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर इजराइल एम्बेसी के सामने धमाका होना बहुत कुछ साफ कर देता है कि ये सीधे तौर पर इजराइल एम्बेसी के सामने धमाका किया गया है। कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की गई है। और ये बात इसलिए भी है अदिति, क्योंकि 2012 में जो धमाका हुआ था वो भी ठीक इसी तरह से इजराइल एम्बेसी के जो कर्मचारी थे उनको टारगेट किया गया था। अब मैं आपको क्रोनोलॉजी बताता हूँ कि किस तरह से ये चीज़ें, आज जो धमाका हुआ है उसमें जो जांच हुई है उसमें पता लगा है कि गाड़ी के अंदर एक व्यक्ति था जिसने इजराइल एम्बेसी के सामने बॉटल के अंदर आईईडी बना करके उसको फेंका और धमाका हुआ, यानी कि एक मैसेज देने की कोशिश की। इसका मतलब ये साफ है कि सिर्फ एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी, कहीं भी इस तरह की कोई कोशिश नहीं थी कि कोई बड़ा धमाका करके किसी तरह की कोई हताहत वहां पर करने की कोशिश की जाए। क्योंकि वहां पर आप मैसेज देने की बात कर रहे हैं, क्या ये भारत और इजराइल के 29 साल जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को हुए हैं, क्योंकि 29 जनवरी 1992 इन संबंधों की डिप्लोमेटिक रिलेशंस की शुरुआत हुई थी, 29 साल आज पूरे हुए, क्या ये अटेंशन ड्रॉ करने वाला है या ये उससे कहीं ज्यादा है? देखिए, इसमें अब ये जांच के बाद पता चलेगा कि ये भारत और इजराइल के जो रिश्ते हैं उसको लेकर के टारगेट लेकर के मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी, या इजराइल के जो बाकी देशों के साथ जो अच्छे संबंध बने हैं, जो कि मिडिल ईस्ट हैं, जो कि मुस्लिम देश हैं, उनके साथ जो अच्छे संबंध बने हैं जिसकी वजह से कुछ मुस्लिम देश नाराज भी हुए हैं, उसको लेकर के ये निशाना बनाने की कोशिश की गई है। क्योंकि अगर 2012 में भी देखें तो ठीक इसी तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 ईरानियन, क्योंकि ईरान भारत की ज़मीन पर इजराइल को टारगेट कर रहा था, ईरान से बाकायदा वहाँ से जो मैग्नेटिक बम है उसको लेकर के यहाँ पर आए थे डिप्लोमेटिक रास्ते से। उसके बाद जो भारतीय पत्रकार था जो कि ईरान के पेरोल पे काम कर रहा था, उसकी स्कूटी का इस धमाके में इस्तेमाल हुआ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ अदिति, क्योंकि आज जो जानकारी मिली है उसमें गाड़ी के अंदर से एक बोतल के अंदर आईईडी बना करके इजराइल एम्बेसी के सामने फेंका गया। ठीक इसी तरह से ईरानियन एक आया था, 3 ईरानियन जो शामिल थे इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में 2012 में, वो आए थे। भारतीय पत्रकार की स्कूटी का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन गाड़ी पे बॉम्ब लगाने वाला जो व्यक्ति था वो ईरानियन था।
आज की घटना की अगर मैं बात करूं तो गाड़ी के अंदर बैठ करके कोई व्यक्ति आया जिसने इजराइल एम्बेसी के सामने बॉटल फेंकी है जिसके अंदर आईडी है। व्यक्ति कौन है इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिली है। हो सकता है किसी भारतीय व्यक्ति की गाड़ी को इस्तेमाल किया गया। तो क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए अदिति, इसके अंदर जो अभी तक जो जांच एजेंसीज बता रही हैं, क्योंकि मैं ये सब बातें बता रहा हूं जो इससे पहले जांच एजेंसीज जो शामिल थी, जिन्होंने इस पूरे मामले की जांच की थी, और जो आज भी जो इंसिडेंट हुआ है उसमें भी वो जांच में जुड़े हुए हैं। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि भारत की धरती पर इजराइल को टारगेट करने की कोशिश की जा रही हो। देश कौन है इसके बारे में जांच के बाद पता लग जाएगा। हो सकता है कि ऐसा कोई मामला ना हो सकता है कि किसी ने सिर्फ और सिर्फ एक टेरर फैलाने के लिए या मैसेज पहुंचाने के लिए यहां पर इस तरह की कोई घटना का इस्तेमाल करने की कोशिश की हो। लेकिन जो शुरुआती अंदेशा है वो ये है कि कहीं ना कहीं इजराइल एम्बेसी को, जैसा कि इजराइल एम्बेसी ने भी साफ कर दिया है कि ये एक्ट ऑफ टेरर है, तो कहीं ना कहीं ये बात साफ हो रही है कि कहीं ना कहीं इजराइल एम्बेसी के सामने ये बम धमाका करके कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि कभी भी टारगेट किया जा सकता है। क्योंकि जब 2012 में इजराइल एम्बेसी के बाहर धमाका हुआ था तो ठीक उसके बाद थाईलैंड के अंदर भी इजराइल एम्बेसी के बाहर धमाका करने की कोशिश की गई थी। अगले दिन दर्शकों को यहाँ पे जितेंद्र स्पष्ट कर दे, करीब 5:05 पर यह धमाका हुआ। स्पेक्युलेट हम करना नहीं चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन बहुत शुरुआती दौर में है, ऐसे में तमाम संभावनाएं इस वक्त खुली हुई हैं। मेरे सहयोगी अमित प्रकाश हमारे साथ उनका रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त एक रिएक्शन आ रहा है। Confirm the usage of IED, sir. गाड़ी लग गया। No, sir, that will take it. Sir, if you can officially confirm the usage of IED. मुझे मालूम नहीं है। अच्छा। तो सर आप अंदर इंक्वायरी किया है आप लोगों ने जांच करके आए सर? हम तो कैमरा अच्छा। So, but you were inside. So, how many teams have come? And IE is also inside. You've been told. Okay. I am from CR. Okay. और मेरे कई सहयोगी इस वक्त हमारे साथ अमित प्रकाश का रुख करेंगे। अमित, तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। आपके पास इस धमाके को लेकर लो इंटेंसिटी, कम तीव्रता का ये धमाका, आपके पास क्या है सबसे ताजा जानकारी? इन्वेस्टिगेशन को लेकर 3 पॉइंट्स अदिति एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले सीधी तस्वीर देख लीजिए, अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं। इस वक्त जो टीमें हैं, अभी एक फॉरेंसिक की टीम और पहुंची है, साथ साथ एनआईए की टीम यहाँ पर मौजूद है, एनएसजी की भी टीम यहाँ पर भी थोड़ी देर पहले पहुंची है और सैंपल्स यहाँ से कलेक्ट किए जा रहे हैं। दूसरी बात, दूसरे फैक्ट की मैं बात करूंगा, न सिर्फ इजरायली एम्बेसी, ब्राजील की एम्बेसी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री और तमाम दूसरी एम्बेसीज भी इस सड़क पर हैं। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सबको ये जानना चाहिए कि ये कितने हाई सेंसिटिव जोन को, कितने हाई सेंसिटिव इलाके को चुना गया है एक्ट ऑफ टेरर के लिए। और तीसरी बात, अभी जो इन्वेस्टिगेशन की जो ताजा अपडेट है वो ये कि इस पूरे रूट पर अगर आप ये देखेंगे तो ये सड़क जो यहाँ से शुरू होती है ना, इस तरफ से ये पूरी सड़क अब्दुल कलाम रोड जिसको कहते हैं, ये पूरी सड़क जहाँ से शुरू होती है आखिर में जहाँ तक खत्म होती है, जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं 4 बजने के बाद से लेके शाम के 4 बजे से लेके शाम के 5:10 तक की फुटेज को खंगालने का काम अब टीमें कर रही हैं, अलग अलग लोकेशन पे हैं। और चूंकि मैंने कहा हाई सेंसिटिव जोन है, तमाम एम्बेसीज हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री का आवास है, तो और हर एम्बेसी के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है अलग अलग एंगल्स पे। कौन सी रुकी, कौन सी गाड़ी से कौन से लोग निकले, और डिवाइडर के बीचों बीच इसी तरीके से कहा जा रहा है। ये जो आपको दिख रहा है, डिवाइडर सड़क के बीच में होता है, और कुछ इसी तरीके से डिवाइडर के बीचों बीच उस बॉक्स को रखा गया था जिसमें ये ब्लास्ट हुआ है, जिसमें ये धमाका हुआ है। और उसके बाद पहली पीसीआर वैन पहुंचने के बाद जो उस वक्त बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी खत्म हो रही थी और तमाम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी वहीं मौके के आसपास मौजूद थे, उस जगह के समान जगह के आसपास मौजूद थे, वहां से उन्होंने रश किया 1.5 किलोमीटर का रास्ता। और उसके बाद अब जांच, जैसे मैंने कहा, तीसरा फैक्ट ये है कि अब इस पूरे रूट पर, ये जो पूरी सड़क है, इस पर जितने सीसीटीवी कैमरे जिन भी एम्बेसीज के बाहर लगे हैं, सबको छाना खंगाला जा रहा है, सबको स्कैन किया जा रहा है, ताकि वो मूवमेंट, जिस मूवमेंट की बात लगातार कही जा रही है, जो आप उस वक्त पहुंचे थे, उनकी पहचान की जा सके। क्या लेके आए थे अपने साथ, कहाँ रख के गए, क्या वो स्पेसिफिक लोकेशन है जहाँ रख के गए, या फिर उनके रखने के बाद भी उस सामान को इजरायली एम्बेसी की प्रॉक्सिमिटी के और करीब लाने के लिए कुछ और लोग वहां मौजूद थे। इजरायली एम्बेसी ने अपने ट्वीट में ये साफ कर दिया है एक्ट ऑफ टेरर है, लेकिन जरूरी है ये जानना कि आज बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी थी, भारत का एक सबसे बड़ा समारोह, और उस समारोह के समापन के दौरान ही ये धमाका होता है। 5वीं अपडेट में आपको बता दूं, देश के सारे
एयरपोर्ट्स पे इस धमाके के बाद अलर्ट कर दिया गया है। जो आने जाने वाले यात्री हैं, जो स्क्रीनिंग है, जो फ्रिस्किंग है, उसको और भी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि आज के दिन, इस दिन को समझना बहुत जरूरी है। भारत और इजराइल के मित्रता के रिश्ते के 39 साल, और दूसरा भारत में बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, ये दोनों चीजें रेलेवेंट है आज के डेट के हिसाब से, और इसलिए इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। और इसलिए पुलिस के बड़े से बड़े अधिकारी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं इस बात को जानने के लिए कि एक्ट ऑफ टेरर से भी बड़ा कुछ है क्या, जिसको पता किया जाना, जिसकी जांच में जिसका खुलासा होना अभी बाकी है। बिल्कुल, नीरज गौड़ भी हमारे साथ है। नीरज गौड़, 29 जनवरी बीटिंग द रिट्रीट, 26 जनवरी के आसपास वैसे भी सिक्योरिटी बहुत हाई होती है और अक्सर सुरक्षा को लेकर, किसी हमले को लेकर बहुत से अलर्ट्स भी आते हैं खुफिया एजेंसीज द्वारा। ऐसे में 29 जनवरी को ये धमाका होना, जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स वहां पर हैं, एक तो हमारे दर्शकों को सरल भाषा में बताइए कितनी इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स इस समय ग्राउंड पर हैं और अभी तक ऑफिशियली जानकारी क्या मिल रही है, क्योंकि इस वक्त स्पेक्युलेट करना ठीक नहीं होगा। फैक्चुअली क्या जानकारी एजेंसीज द्वारा दी जा रही है इस वक्त? जी बिल्कुल अदिति, मैं आपको बताऊं कि अभी यहाँ पर क्राइम ब्रांच है, उसी के साथ में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एंटी टेरर स्पेशल जो यूनिट होती है वो यहाँ पर मौजूद है, और उसी के साथ में आईबी के ऑफिसर हैं, लोकल थाने का स्टाफ है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर हैं। यानी साफ तौर से कई एजेंसी मिलकर के इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और खास करके ये पूरा जो इलाका है काफी सेंसिटिव होता है पूरा इलाका, क्योंकि वीवीआईपी पूरा इलाका है, तमाम सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर पहले से ही रहते हैं। और खास करके बात की जाए सीसीटीवी कैमरे की, तो हर जद में जाकर के सीसीटीवी कैमरा यहां पर है। यानी साफ तौर से एक एक एरिया सीसीटीवी कैमरों से बिल्कुल है, उसके जो कि उसके में आता है। और इसी के साथ में इस पूरे मामले की जांच जो है स्पेशल सेल के जो अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने शुरुआती जांच में बातें बोली हैं कि इनको कुछ स्टील के छर्रे मिले हैं जो कि साइकिल के जो कि होते हैं छर्रे उस जैसे लग रहे हैं, और इसी के साथ में कांच के कुछ टुकड़े मिले हैं। और शुरुआती जांच में जो कि बताया गया है कि कोई चलती गाड़ी से आया था, उसने कुछ फेंका है। इस तरीके की शुरुआती जांच में जो बातें निकलकर सामने आई हैं, यानी साफ तौर से एक साजिश के तहत इस धमाके को अंजाम दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये रही कि इसमें किसी शख्स के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि यहाँ जो सीसीटीवी कैमरे हैं कही जा रही है। नीरज, मैं आऊंगी आपके पास। सिद्धांत सिब्बल, हमारे सहयोगी चैनल वियॉन के डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स कॉरेस्पॉन्डेंट। सिद्धांत, विदेश मंत्री का ट्वीट उनकी तरफ से साफ किया गया, भारत इसे बहुत गंभीरता से ले रहा है और हम एश्योर करना चाहते हैं हमारे इजरायली काउंटर पार्ट को कि हम बहुत गंभीरता के साथ इस पूरे मामले पर आगे बढ़ रहे हैं। इसकी टाइमिंग क्रूशियल है, क्योंकि एक तरफ गणतंत्र दिवस समारोह का से जुड़ा हुआ समापन समारोह बीटिंग द रिट्रीट, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान और इजरायल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 29 साल। आपके इजरायली एम्बेसडर से बात हो पाई है क्या, दिल्ली में इजरायली एम्बेसी में ऑफिशियल से? जी मैं आपको बता दूं, जो अगर इजराइल की साइड से अगर देखें क्या पोजीशन है, तो उन्होंने कंफर्म करा था एक स्टेटमेंट से कि उनके कोई भी डिप्लोमेट्स हताहत नहीं हुए इस इंसिडेंट में। और पिछले 20 मिनट पहले हमने देखा कि कैसे जो दोनों फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, उनके बीच कॉन्वर्सेशन हुई। दोनों विदेश मंत्रियों ने अब ट्वीट करके कहा है कि उनकी बातचीत हो गई, और कहीं ना कहीं भारत की साइड से एक एश्योरेंस से दी गई है कि उनके डिप्लोमेट, जो इजरायली डिप्लोमेट्स हैं यहाँ पे, उनके ऊपर कुछ भी अनटुवर्ड इंसिडेंट नहीं होगा। पर मैं आपको बता दूं, ये इंसिडेंट तब आ रहा है जब रिपब्लिक डे कहीं ना कहीं अगर देखें उसको लेके कहीं ना कहीं सिक्योरिटी काफी दिल्ली में बढ़ी हुई थी। और ये इंसिडेंट तब आ रहा है जब हम देख रहे हैं कि कैसे ग्लोबली भी डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। इजराइल के साथ काफी जो कंट्रीज हैं अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत उन्होंने रिश्ते कायम करे। और ये इंसिडेंट जो आ रहा है, मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कि इजरायली एम्बेसी कहीं पे भी हो उसके ऊपर एक तरफ से एक सिक्योरिटी थ्रेट हमेशा बना होता है। मैं आपको बता दूं कि और भी ग्लोबली जो इजरायली एम्बेसी सिचुएटेड होती हैं, वो कहीं ना कहीं एक स्कैनर भी होती है, एक सिक्योरिटी उनको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करी जाती है। और अगर इजरायली एम्बेसी में कोई जाने की कोशिश भी करी, इतना आसान का नहीं होता है कि वो इजरायली एम्बेसी के अंदर चल जाए। सिक्योरिटी काफी बढ़ा रखी होती है। पर मैं अगर आपको ग्राउंड सिचुएशन दिखा दूं तो यहाँ पे काफी ज्यादा पुलिस पर्सनल प्रेजेंट है। उसका मतलब सीधा है कि ये एक छोटा मोटा आम इंसिडेंट नहीं है, ये एक गंभीर इंसिडेंट है, एक ऐसा इंसिडेंट है जिसको जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो काफी एक तरफ से सीरियस होके ले रही हैं। और इस वक्त कोई कमेंट्स नहीं आए हैं
जो लोकल अथॉरिटीज से, इसके अलावा कि कोई भी हताहत नहीं हुआ था। पर ये इंसिडेंट हुआ इसलिए आईब्रोज कहीं ना कहीं रेज होंगी। मैं आपको बता दूं कि मुंबई में भी कहीं ना कहीं एक अलर्ट हो चुका है इस इंसिडेंट के बाद। और इसके बाद मैं आपको बता दूं जो होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री में भी एक मीटिंग, इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी। होम मिनिस्टर अमित शाह को ये पूरा एक इंफॉर्मेशन दी गई है, ब्रीफिंग दी गई है कि क्या बेसिकली ये इंसिडेंट हुआ था। मुझे लगता है ये एक लंबी रात होने वाली है इन सिक्योरिटी पर्सनल्स के लिए जो यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, ग्राउंड पे इन्वेस्टिगेशन जारी है, पर कोई पुख्ता स्टेटमेंट नहीं आई है यहाँ जो दिल्ली पुलिस के द्वारा। और एक तरफ से एक डिप्लोमेटिकली, जैसे आपने पॉइंट आउट करा कि एनिवर्सरी थी और ये तब इंसिडेंट हुआ था, तो कहीं ना कहीं अगर भारत की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि अगर ये टेरर इंसिडेंट था या नहीं था, पर इजराइल इसे टेरर इंसिडेंट की तरह ले रहा है, तो ये तब जब आ रहा है जब रिश्तों की एक एनिवर्सरी बनाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक तरफ से एक सिग्नल है। मैं सिद्धांत वही जानना चाह रही थी कि इजराइल कह रहा है कि वो इसे एज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म ट्रीट कर रहा है। हमारे दर्शकों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्हें बताइए, जब कोई कंट्री दूसरे देश में हुए हमले को एज एन एक्ट ऑफ टेरर ट्रीट करती है तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, एक एक्ट ऑफ टेरर को ट्रीट करने का मतलब यह है कि एक काफी सीरियस इंसिडेंट है। एक एक्ट ऑफ टेररिज्म एक नॉर्मल इंसिडेंट नहीं होता। हमने फ्रांस में पिछले साल देखे बहुत सारे लोन वुल्फ अटैक हुए थे जिसके अंदर बिहेड कर दिया गया था। वो एक सिंगल लोन वुल्फ अटैक हुए थे, पर उनको तब भी एक एक्ट ऑफ टेरर की तरह ट्रीट किया गया था। तो काफी सीरियसनेस और एक तरफ से एक इंसिडेंट को ब्रांड करना कि वो टेररिज्म से रिलेटेड था, उसका जो इंसिडेंट का जो लेवल था वो काफी इंक्रीज हो जाता है। इसलिए हम देख रहे हैं यहाँ पे काफी गहमा गहमी है, बल्कि जो पे एनआईए की जो टीम आई हुई है वो तब से यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रही है। अगर यहाँ पे कोई यहाँ पे एक अब सिविलियन नहीं आ सकता, यहाँ पे सिर्फ जर्नलिस्ट ही हैं और यहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ही हैं, पर अगर उनको देखा जाए कितने लोग यहाँ पे इस वक्त प्रेजेंट है सिक्योरिटी की तरफ से, तो वो दिखाता है कि कितना सीरियसली वो इस पूरे इंसिडेंट को ले रहे हैं, एक सीरियसनेस की तरफ ले रहे हैं। और अगर यूजुअली जो प्रोटोकॉल ये होता है कि अगर किसी एम्बेसी, जो कोई एम्बेसी, अगर जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, थोड़े दिन पहले जो भारत की जो एम्बेसी थी इटली में, उसके सामने एक डिफेसमेंट हुआ था, वहां पे खालिस्तानियों ने डिफेस कर लिया गया था। तो भारत ने एक सीरियस ये जो इंसिडेंट है उसको इजरायली इटालियन जो अथॉरिटीज है उनसे बातचीत करी और कहा कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भारत के जो डिप्लोमेटिक मिशन है और डिप्लोमैट्स को कहीं ना कहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। वैसे ही इस इंसिडेंट में कहीं ना कहीं दारोमदार लोकल अथॉरिटीज पे, भारत पे आता है कि ऐसा इंसिडेंट हुआ, पर ये इंसिडेंट माइनर इंसिडेंट था, पर इसको जो ट्रीट करा जा रहा है एक्ट ऑफ टेररिज्म, वो कहीं ना कहीं दिखाता है सीरियसनेस। और कहीं ना कहीं क्योंकि अभी कोई इन्वेस्टिगेटिव एंगल्स बताए नहीं गए हैं, पर कहीं ना कहीं ये ग्लोबल नेक्सस की तरफ भी पॉइंट आउट करा जा सकता है। क्योंकि अगर हम वेस्ट एशिया का पूरा डायनामिक्स देखें, इजराइल वर्सेस ईरान को लेके, तो कहीं ना कहीं जो कोई अगर प्लान भी कर रहा होगा, कोई भी देश प्लान कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे जो एम्बेसी, इजराइल और भारत के अगर रिश्ते देख लें या पीपल टू पीपल रिलेशन देख लें, काफी पॉजिटिव रहे हैं। दोनों ही देशों के बीच जो पार्टनरशिप है वो काफ़ी स्ट्रांग रही है। जितेंद्र शर्मा, जब हम इस तरह के धमाके की बात करते हैं, लो इंटेंसिटी धमाके की बात करते हैं, लेकिन बहुत हाई सिक्योरिटी जोन में करते हैं, उसकी टाइमिंग, उसका डे, और ये देखते हुए कि इतने ज़्यादा सुरक्षा के इंतज़ाम, इतने ज़्यादा सुरक्षा से जुड़े हुए बंदोबस्त, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की धमाका हो जाता है, तो एजेंसीज के सामने चैलेंजेस क्या रहते हैं? देखिए, एजेंसीज के सामने चैलेंजेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि हाई सिक्योर जोन में अगर कोई ब्रीच करके, सिक्योरिटी ब्रीच करके इस तरह के धमाके कर देता है, क्योंकि देखिए एक बात समझना जरूरी है कि जो वीवीआईपी एरियाज है वहाँ पे ऑलरेडी सिक्योरिटीज़ रहती हैं, जहाँ यानी कि अगर आप किसी भी घर की बात करेंगे, किसी भी कोठी की बात करेंगे जहाँ पे कोई मिनिस्टर रह रहा है या ऑफिशियल रह रहा है या कोई डिप्लोमेट रह रहा है, तो उसके घर के बाहर वैसे ही सिक्योरिटी रहती है। और जो पूरा जो एरिया होता है वो ऑलरेडी सिक्योर होता है, जिसको जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, पुलिस फोर्स हैं, वो लगातार मॉनिटर करती रहती हैं, सिक्योर करती रहती हैं, सिक्योरिटी बाकायदा चेक करते रहते हैं। अगर उस एरिया में इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो निश्चित तौर पर जितेंद्र, मैं आपको माफी के साथ रोकूंगी, इसमें मुझे बताया गया अमित प्रकाश के पास अपडेट है। जी अमित। अदिति, अभी जो सैंपल जिस सैंपल से मैं बात कर रहा था, मौका वारदात से एक सैंपल यहाँ से कलेक्ट करके एनआईए की टीम अभी यहाँ से रवाना हुई है। इसलिए ये बात इस वक्त बतानी इसलिए जरूरी है क्योंकि हर अपडेट इस वक्त बहुत अहम है। जो चीजें यहाँ से ले जाई जा रही हैं, जांच के लिए जो चीजें यहाँ से उठाई जा रही हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और मैं उस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा, एक बार उन तस्वीरों के साथ उस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। जो तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अभी एक और टीम यहाँ पर पहुंची है जांच के लिए। यानी कि जिस तरीके से भारत सरकार ने
जिस घटना को जिस गंभीरता से ट्रीट किया है और जिस तरीके से विदेश मंत्री ने भी इस घटना को लेकर ट्वीट किया है, इजराइल के दूतावास की तरफ से जो ट्वीट आया है, उसके बाद इस इंटरनेशनल डायनामिक्स को भी समझना जरूरी है। जो सिद्धांत कह रहे थे उस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। पिछले कुछ वर्षों में भारत और इजराइल के बीच जो रिश्ता बेहतर हुआ है, प्रधानमंत्री वहां गए और पूरी दुनिया की नजर उस वक्त रही, क्योंकि भारत से जो हमारे डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं उसमें इतनी करीबी, इतनी गर्मजोशी इससे पहले कभी नहीं देखी गई। प्रधानमंत्री जब वहां गए और कहा गया कि दोनों देशों में दोनों प्रधानमंत्री जब मिले तो उनकी मित्रता को पूरी दुनिया ने देखा, और इसलिए इंटरनेशनल डायनामिक्स को समझना जरूरी है कि उस वक्त से ये चीजें शायद सोची जा रही होंगी। जो लोग नहीं चाहते होंगे कि भारत और इजराइल के बीच ये रिश्ते और करीब हों, इनके बीच जो रिश्तों की हम कहें कि गर्माहट और भी ज्यादा हो, वैसे में ये एक ट्रेलर अटैक भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा ट्रेलर अटैक जिसमें एक संदेश देने की कोशिश की गई, बिल्कुल, और मैसेज को डिकोड करने की कोशिश हम जितेंद्र शर्मा के साथ भी कर रहे थे। मेरे पास समय की कमी है। सिद्धांत सिब्बल, नीरज गौड़, अमित प्रकाश और जितेंद्र, आप सभी का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में 26 जनवरी की हिंसा एक बार फिर से दोहराने की कोशिश हुई। 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किला और आईटीओ में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर पत्थर और तलवार से हमला कर दिया था। तो आज दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस वालों पर प्रदर्शनकारियों ने तलवार चला दी। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये 26 जनवरी की तस्वीर नहीं है, ये आज की तस्वीर है। सिंघू बॉर्डर पर आज एक प्रदर्शनकारी ने पुलिस वाले पर तलवार से हमला कर दिया। इस हमले में क्या हुआ, हमलावर कौन है, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। लेकिन जिस पुलिस वाले पर तलवार से हमला हुआ है, उस पुलिस वाले का नाम जानना आपके लिए जरूरी है। ये है दिल्ली के अलीपुर थाने के एसएचओ प्रदीप पालीवाल। इस तस्वीर में हमलावर नजर आ रहा है। हमलावर के चारों ओर आपको पुलिस वाले भी नजर आ रहे हैं। एसएचओ के पीछे खड़ा एक युवक भी आपको नजर आ रहा है, जो सिंघू बॉर्डर के पास ही रहता है। यह स्थानीय व्यक्ति है। जब पुलिस पर तलवार से हमला हो रहा था, उस वक्त वहां मौजूद कुछ लोग दूर से ही वीडियो बना रहे थे। इस हमले के पीछे 2 किसान नेताओं का नाम आ रहा है। और क्या यह हमला पुलिस पर हुआ या फिर निशाने पर कोई और था? इन सारे सवालों के जवाब आपको हमारी रिपोर्ट में मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको कहानी तलवार से हमले की इस तस्वीर से ही देखनी होगी। उन्होंने हमला किया था क्या नंगी तलवार से? नंगी तलवार से हमला किया। पुलिस, स्थानीय लोग और किसानों के बीच आज के संग्राम की पूरी कहानी इस एक तस्वीर पर ठहर जाती है। पुलिस पर तलवार से हमले की ये तस्वीर सिंघू बॉर्डर की है। दोपहर 1:50 पर ली गई इस तस्वीर में किसान के नाम पर आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों का हिंसा चरित्र बेनकाब हो गया। पहले इस तस्वीर की पूरी कहानी समझिए। नीले रंग की पगड़ी और काली जैकेट पहने एक आदमी के दाहिने हाथ में तलवार है। यह आदमी कौन है, इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। लेकिन इस तस्वीर में ये युवक दिल्ली पुलिस के अलीपुर थाने के एसएचओ प्रदीप पालीवाल पर तलवार से हमला करता दिख रहा है। एसएचओ प्रदीप पालीवाल तलवार के हमले से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये कितना खौफनाक है, इसका अंदाजा आप लाल जैकेट पहने इस युवक के चेहरे को देखकर लगा सकते हैं। एसएचओ के पीछे खड़ा ये स्थानीय युवक डरा हुआ दिख रहा है और दूर खड़े लोग अपने मोबाइल से इस घटना का वीडियो बना रहे हैं। आप देख सकते हैं 2 पुलिस वाले इस युवक को पीछे से पकड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसने एसएचओ प्रदीप पालीवाल पर तलवार से हमला कर दिया। तलवार प्रदीप पालीवाल के हाथ में लगी। जी मीडिया रिपोर्टर वरुण भसीन उस वक्त घटना स्थल पर ही मौजूद थे। उन्होंने घायल पुलिस अधिकारी से बात की। सर क्या हुआ था? सीधा हमला वहाँ पर डटे रहे। देखिए आप देखिए इनके हाथ पर कर रहे हैं, जो पूरा हाथ फट गया है। जो क्या किया था सर? क्या हमला कर रहा था पब्लिक को मैं बचा रहा था। तो किसने हमला, क्या हुआ, किस तरीके से, कैसे लगे? वो उनको ले गए उनको। उन्होंने हमला किया था क्या नंगी तलवार से? नंगी तलवार से हमला किया। ये देखिए
देखिए इस वक्त सर कितने लोग होंगे आपके ऊपर हमला करने वाले? काफी लोग थे। पूरी तलवार से अगर आप कितने 20-25 कितने? पूरी एक तो सतनाम पन्नू था। सतनाम पन्नू भी था? हाँ जी हाँ जी। सतनाम पन्नू खुद था और पनेर भी था। पनेर और सतनाम पन्नू दोनों लीड कर रहे भी थे सर। दोनों लीड कर रहे थे, दोनों भड़का रहे थे कि मारो मारो मारो। तो में से किसने वार किया? किसने वार दूसरे ने किया, भड़का हो रहे थे। जिसने वार किया उसको पकड़ लिया? हाँ उसको पकड़ लिया। जिस तलवार से पुलिस वाले पर हमला हुआ वो यही तलवार है। इस तलवार पर खून लगा है और ये हथियार अब पुलिस के कब्जे में है। आपस में सर झड़प हुई क्या? उन्होंने कुछ चलाया? क्या हुआ? तलवार निकाल लिया वो पकड़ने में। तलवार हाथ से निकालने के पकड़ने? हाथ से पकड़ना पड़ा। कटार के टुकड़े हमें देखने नहीं वो बड़ा तलवार था। SHO अलीपुर ने पकड़ लिया उसके बाद में। तलवार उनको पकड़ा है जो हमला करने आए? उनके हाथ में काफी कट गया है। तो पूरी तलवार लेकर वो पहुंचे थे ऊपर, सीधा हमला, मतलब नंगी तलवार से हमला करते हुए? हाँ तभी पकड़ना पड़ा। पुलिस ने हमलावर को भी पकड़ लिया है। SHO प्रदीप पालेवाल के मुताबिक किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और सतनाम सिंह पन्नू सिंघू बॉर्डर पर हिंसा भड़का रहे थे और इन दोनों किसान नेताओं के कहने पर ही प्रदर्शनकारी युवक तलवार लेकर हमला कर रहे थे। इनके निशाने पर स्थानीय लोग थे, लेकिन स्थानीय लोगों को बचाने के लिए प्रदीप पालेवाल ने खुद को आगे कर दिया। जब तलवार लेकर यहाँ पर पहुंचा तो दिल्ली पुलिस उस वक्त वहां पर सबसे आगे खड़ी थी और जो अधिकारी वहां पर इन स्थानीय लोगों को बचाने के लिए खड़े थे उनमें से कुछ घायल हुए हैं, कुछ पुलिस वालों को हाथ पैर में चोट आई और एक पूरे पुलिस वाले के पूरे हाथ पर इस वक्त एक बड़ा कट लग गया है। तलवार से उन पर हमला हुआ है, उनका हाथ फट चुका है। हमने उनसे बात की तो आप समझिए कि जो प्रदर्शनकारी हैं अब वो क्या वाकई में क्या किसी की सुनते हैं या फिर सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए या फिर कभी भी किसी भी तरीके का उग्रवाद वो बचा सकते हैं। अब सवाल यह है कि किसानों के निशाने पर स्थानीय लोग क्यों थे? ऐसा इसलिए क्योंकि स्थानीय लोग 26 जनवरी की हिंसा के बाद किसानों से नाराज थे। आज दोपहर 12 बजे के बाद बड़ी संख्या में लोग सिंघू बॉर्डर खाली कराने के लिए पहुंचे। थोड़ी ही देर में दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उन पर भी जो चोटें हैं उनको आई हैं, वो झड़प थी। क्या पुलिस? फिर एक जवान पे हमला हुआ है। पुलिस वालों पर आज फिर एक जवान पे हमला हुआ है। शांतिपूर्ण यहाँ पे साइड में प्रदर्शन कर रहे थे, पत्थरबाजी इनकी चालू हुई है पहले, तब हम इधर से निकल के गए हैं और फिर इनकी पत्थरबाजी रुकी नहीं है। आंसू गैस के फिर गोले भी छोड़े गए तब भी ये नहीं रुके हैं। तलवार लहरा रहे हैं, उन्हें तलवार दिखा रहे हैं हमें हम लोकल गाँव वालों को, जो हम सिंघू गाँव के हैं, यहीं के हम निवासी, हमें तलवार दिखा रहे हैं। तलवार और पत्थरबाजी की घटना के बाद सिंघू बॉर्डर पर तनाव और बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने किसानों और स्थानीय लोगों से बात की, लेकिन हालात अब भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। सिंघू बॉर्डर से वरुण भसीन और मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, जिस प्रदर्शनकारी ने तलवार चलाई उसे पुलिस ने पकड़ लिया। जैसे ही हमें उस हमलावर के बारे में और जानकारी मिलेगी हम आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस ने तलवार हमले के पीछे किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू और सरवन सिंह पंधेर को जिम्मेदार बताया। लेकिन सिंघू बॉर्डर पर हिंसा की जिम्मेदारी लेने से किसान नेता बच रहे हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने केंद्र सरकार पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। तो वहीं इस घटना के बाद हरियाणा सरकार ने 17 जिलों में कल शाम 5 बजे तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी। देखिए, सिंघू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर तक प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ स्थानीय लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय लोगों का आक्रोश आपने देख लिया। अब आपको दिल्ली के दूसरे बॉर्डर की रिपोर्ट दिखाते हैं। पिछले 60 दिनों से किसान आंदोलन के नाम पर सड़कें बंद हैं और हंगामा जारी है। हाथ में तिरंगा लिए टीकरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ नारा बुलंद करने वाले स्थानीय लोग हैं। टीकरी बॉर्डर के आसपास के गांवों में रहते हैं। लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने वाले किसानों के लिए अब इनके मन में सम्मान नहीं, आक्रोश है। ये लोग जी न्यूज की मुहिम मेरा बॉर्डर खाली करो के साथ हैं और टीकरी बॉर्डर खाली कराने के मकसद से ही ये लोग घर से सड़क पर निकले हैं।
इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली और हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर और मेरे सीधे हाथ पर आप देख सकते हैं कि यहां पर किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। एक स्टेज लगा है जहां से लगातार नारेबाजी चल रही है और इस तरफ 3 लेयर की एक बैरिकेडिंग लगाई गई है सिक्योरिटी की तरफ से, जिसमें पहली लेयर में आप देख सकते हैं एक बैरिकेड है। उसके बाद यहाँ पे कंक्रीट का भी बैरिकेडिंग किया गया है जिसे मिट्टी से भरा जाएगा और फिर इसके बाद यहाँ पर पैरामिलिट्री और पुलिस की कई टीमें तैनात हैं। सीआरपीएफ मौजूद है, सीआईएसएफ मौजूद है, बीएसएफ मौजूद है और सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ किए गए हैं। इसके साथ ही मैं ये भी बता दूं कि अंदर भी जहाँ किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है वहाँ भी छोटी छोटी पैरामिलिट्री की टुकड़ियाँ मौजूद हैं। स्थानीय लोग और 2 महीने से बॉर्डर घेर कर बैठे प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प न हो, इसलिए टिकरी बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात है। गुरुवार की रात किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं वाले अभिनय के बाद आज गाजीपुर बॉर्डर का पूरा सीन बदल गया। 26 जनवरी की हिंसा के बाद गाजीपुर बॉर्डर से किसान अपने घर लौट रहे थे, लेकिन आज फिर से किसानों की संख्या बढ़ने लगी। सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय और पुलिस के बीच झड़प के बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर दी है। ये गाजीपुर की तस्वीर है जहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस को आशंका है कि यहाँ भी लोग बॉर्डर खाली कराने के लिए एक साथ पहुँचते हैं, कहीं उन तत्वों के साथ, किसानों के साथ उनकी झड़प ना हो जाए, इसीलिए यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है। दिल्ली पुलिस के साथ सीआरपी के जवानों को लगाया गया और यहाँ पर तस्वीरें देखिए, अगर कोई यहाँ पर ट्रैक्टर लेके या फिर नियम को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसको इस तरीके से सामना करना पड़ेगा। ये जालीनुमा जो रॉड है ये लगाया गया है और अगर आप ट्रैक्टर या कुछ लेके आते हैं तो ऐसे चीज़ों का सामना करना पड़ेगा और दिल्ली पुलिस यहीं पर उनको रोकेगी। तमाम इंतजामात किए गए हैं। वहीं गाजीपुर की बात कहूँ, गाजीपुर में जहां पर कल देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और वहां पर किसानों की संख्या काफ़ी कम थी और ये लग रहा था कि कल रात में ही पुलिस उनको हटा देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आज की तस्वीरें बिल्कुल बदल गई है। जब राकेश टिकैत भावुक हो गए और जब वो रोने लगे और उसके बाद कहीं ना कहीं ये बातें सामने आई, एक बार फिर से उनके समर्थक यहाँ पर गाजीपुर में पहुँच चुके हैं। लगभग आज तस्वीरें वैसी ही हैं जैसे 24-25 जनवरी को थी, 26 जनवरी से पहले की तैयारियों को लेकर। और यहाँ पर देख लिए हज़ारों की तादाद में यहाँ पर किसान पहुँच गए हैं राकेश टिकैत के समर्थन पे। वहीं महापंचायत चल रही है और महापंचायत के बाद तय हो पाएगा कि इस आंदोलन की दशा और दिशा क्या होगी। 26 जनवरी को हुई हिंसा के सबूत जुटाने गाजीपुर बॉर्डर पर एफएसएल की टीम पहुंची। दिल्ली पुलिस ने किसान हिंसा के मामले में अब तक 30 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की हैं और पुलिस पक्के सबूतों के साथ कोर्ट में जाना चाहती है, इसीलिए फॉरेंसिक टीम सबूत इकट्ठा कर रही है। टिकरी बॉर्डर से हरीश झा के साथ राजू राज, जी मीडिया, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। और अब आपको दिखाते हैं 40 सेकंड के आंसुओं की कहानी, जिसके बाद किसानों का मंच राजनीति के चक्रव्यूह में फंस गया। गाजीपुर बॉर्डर राजनीति का मंच बन गया और किसान पीछे छूट गए। आगे आ गई राजनीति। लेकिन आप भावुक क्यों हो रहे हैं? नहीं, कोई बात नहीं। आपकी आंखों में आंसू हैं? कोई नहीं। कल गाजीपुर बॉर्डर पर हुए हाई वोल्टेज ड्रामा में ये राकेश टिकैत के वही 40 सेकंड थे जिसने उन्हें सुपरहिट बना दिया। जो काम राकेश टिकैत 2 महीने तक उग्र भाषा का इस्तेमाल करके नहीं कर पाए थे, वो उनके 40 सेकंड के आंसुओं ने कर दिया। राकेश टिकैत के 40 सेकंड तक बहे इन आंसुओं की धार में विपक्ष के बड़े बड़े नेता बह गए। जो नेता 2 महीने तक राकेश टिकैत का नाम भी नहीं ले रहे थे, वो उन्हें समर्थन देने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए। एक हाथ से ताली नहीं बजती। सरकार को पूरी जानकारी थी और सरकार की मंशा थी कि आंदोलन कमजोर हो। राकेश टिकैत के 40 सेकंड के ये आंसू आम आदमी पार्टी को भी गाजीपुर बॉर्डर तक खींच लाए। खुद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया किसानों के लिए किए गए इंतजामों की देखरेख करने पहुंचे। सिसोदिया ने कहा कि उन्हें यहां केजरीवाल ने भेजा है। मुख्यमंत्री जी, आम आदमी पार्टी सबकी तरफ से हम समर्थन में हैं आपके, और कोई भी जरूरत हो आप हमें। इधर राकेश टिकैत के आंसू बहे, उधर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने पानी के टैंकर भेज दिए। पानी का इंतजार करने आए और कुछ नहीं ले जा रहे, आप इसकी चेकिंग कर लो। ये राकेश टिकैत के 40 सेकंड के आंसुओं का ही कमाल था कि हरियाणा सरकार में बीजेपी के सहयोगी जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला भी टिकैत के समर्थन में आ गए।
दिग्विजय चौटाला ने कहा कि राकेश टिकैत को देशद्रोही कहना गलत है, वो सच्चे किसान नेता हैं। ये राकेश टिकैत के 40 सेकंड के आंसुओं की ही पुकार थी कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी उन्हें समर्थन दिया। अखिलेश यादव ने राकेश टिकैत से बात करने के बाद ट्वीट किया, अभी राकेश टिकैत जी से बात करके उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। भाजपा सरकार ने किसान नेताओं को जिस तरह आरोपित और प्रताड़ित किया है वो पूरा देश देख रहा है। राकेश टिकैत कृषि कानून के विरोध में किसानों के नेता बनकर गाजीपुर बॉर्डर आए थे, लेकिन कल रात हाई वोल्टेज ड्रामा के दौरान 40 सेकंड के नासुओं ने आंदोलन का पूरा सीन बदल दिया। राकेश टिकैत किसान नेता से नेता बन गए। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत कई पार्टियों का उन्हें समर्थन मिल गया। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.